आइए साथियों, आज हम पढ़ेंगे संसाधन, जो कक्षा 9 की एनसीईआरटी और एससीईआरटी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया गया है। हम जानेंगे संसाधन क्या है। जैसा कि हमारा टॉपिक दे रखा है संसाधन, इसे हम पढ़ेंगे संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। ये हमारा हेडिंग है संसाधन। ठीक है, देखिए इसमें हम पढ़ेंगे संसाधन क्या है, किसे कहते हैं। संसाधन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहयोगी प्रत्येक वस्तु या चीज संसाधन कहलाती है। कहने का मतलब है जो कोई भी वस्तु, पदार्थ या अन्य चीज मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो, उसी को क्या कहते हैं, संसाधन। यही जिम्मरमैन का एक बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया हुआ है। देखो, संसाधन होते नहीं बनते हैं। कहने का मतलब क्या है, संसाधन होते नहीं हैं, वो बनते हैं, या संसाधन बनते नहीं बनाए जाते हैं। मान के चलिए कोई भी पेन है, आप उसका जब तक यूज नहीं करेंगे वो संसाधन नहीं कहलाएगी। जब हम उसका यूज करने लगेंगे और वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगेगी। आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करेगी कि हम उसका प्रयोग अपनी पुस्तक लिखने में, पढ़ने में करेंगे, तो वो हमारे लिए एक संसाधन कहलाएगी। अन्यथा की स्थिति में अगर वो हमारे किसी उपयोग में नहीं आ रही है तो हम उसे संसाधन नहीं कह सकते। यहीं पर देखिए, वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। कहने का मतलब है जो वर्तमान में जो अगर हम सेवा दे रहे हैं किसी को या कोई भी सेवा कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। ये दे रखा है आपको, देखिए गलत हो गया। यहाँ देखिए, ये वर्तमान परिवेश में क्या है, सेवा को भी संसाधन माना गया। वो कैसे माना गया भैया, जैसे कोई कवि है, गीत गाकर अपनी आजीविका की पूर्ति कर रहा है। चित्रकार है, वो चित्र बनाकर अपनी आजीविका की पूर्ति कर रहा है और अपने आप को संतुष्ट पा रहा है। जो कहने का मतलब, कवि, चित्रकार जो क्रियाकलाप कर धनार्जन करते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर पाते हैं, संसाधन की श्रेणी में आते हैं। क्यों भैया, ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो कवि है वो अपनी आजीविका की पूर्ति के लिए गाना गा रहा है, चित्रकार है वो चित्र बना रहा है और उसी के माध्यम से उसकी आजीविका की पूर्ति हो रही है। वो उसके लिए एक संसाधन का कार्य है। ठीक है, उत्पादन के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कह सकते हैं। संसाधन वर्गीकरण के आधार, उत्पादन के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। जैव संसाधन वे संसाधन हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। अजैव संसाधन वे संसाधन हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। जैसे चट्टान है, किसके अंतर्गत आएगी, उसमें जीवन नहीं होता, अजैव में आएगी। पेड़ पौधे हैं, जीवन होता है, जैव संसाधन में आएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे जल विद्युत है, जल है उसको हम विद्युत बनाते हैं, विद्युत से सप्लाई करते हैं, फिर जल का चक्रण होता है, फिर उससे कोई ना कोई कार्य करते हैं। जैसे हम खेत को पानी देते हैं, पानी दे दिया जाता है, उसका रिसाइकिल होता है भैया। पानी आया, वाष्पीकरण हुआ, ऊपर गया, फिर वर्षा, इस तरीके से वो कैसा है, नवीकरण योग्य। अनवीकरण में आ जाते हैं आपके, जैसे जीवाश्म ईंधन है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एक बार यूज करने के बाद में इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में विभक्त किया गया है। व्यक्तिगत, जैसे किसी व्यक्ति का खुद का अपना उस पर स्वामित्व हो। जैसे गांव में तालाब होते हैं, अपना है भाई, कुआं है, अपना है, तो व्यक्तिगत है। सामुदायिक में किसी समाज से रिलेटेड हो, जैसे कब्रिस्तान होते हैं, एक समुदाय का उस पर जो हक होता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में राष्ट्र का होता है, अंतर्राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित होते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और
संचित संसाधनों को रखा गया है। जहाँ संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन है जिनका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उनकी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर ये संसाधन है और इनका उपभोग भविष्य में वैज्ञानिक तकनीकी के आधार पर किया जा सकता है। विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका विकास किया गया है और उनको अभी उपभोग में नहीं लगा। भंडारित भी ऐसे होते हैं कि वो भंडारण में पड़े हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिक तकनीकी के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो सकता है। संचित संसाधन भी भंडार की अंतर्गत ही आते हैं। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लेंगे, तट रेखा से 200 मीटर दूरी छोड़कर खुले महासागर, कितना तट रेखा से कितना छोड़ेंगे हम, 200 मीटर दूरी छोड़ेंगे, ठीक है ना। सॉरी, क्या हो गया, चलिए एक दिक्कत हो गई थी, कोई बात नहीं। फिर पुनः आते हैं अपने उस पर। ये देखिए, ये है हमारा तट रेखा से 200 मीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। मान के चलते हैं 200 मीटर तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, उसके परे किसी समुद्र पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। वहाँ पर कोई भी देश अपना रिसर्च सेंटर खोल सकता है, वहाँ से अनुसंधान कर सकता है। तो कहने का मतलब है ऐसे संसाधन जिस पर किसी भी राष्ट्र का अधिकार न हो, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है देख लेते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। कैसा? विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संसाधन संरक्षण या नियोजन है। विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण या उपयोग कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। यहीं पर संसाधनों के बारे में महात्मा गांधी ने एक कोटेशन कही है, देख लेते हैं इसको एक बार। महात्मा गांधी, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छा वक्तव्य है महात्मा गांधी जी का कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यही पर्यावरण से संबंधित या संसाधनों से संबंधित एक ये भी है, नर्मदा बचाओ। किसने चलाया था ये नर्मदा बचाओ? आप देख पा रहे हैं, ये नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर ने चलाया था। ठीक है ना, किसने? मेधा पाटेकर ने चलाया था। चिपको आंदोलन, ये किसने चलाया था भाई? चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। आगे देखते हैं, वर्षा जल संचयन कर कृषि भूमि का विस्तार, ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था आपका संदीप पांडे द्वारा। आपने ये तो पढ़े होंगे, नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन ये नहीं देखा होगा वर्षा जल संचयन कर कृषि भूमि का विस्तार, ये किसके द्वारा किया गया था? संदीप पांडे द्वारा। ध्यान रखना एक बार इसको। अब आगे देखते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। यहाँ तक देख लिए हम, यहाँ से देखते हैं हम, ये हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 3 से 14 जून 1992। कब? 3 से 14 जून 1992 रियो डी जेनरे इसमें हुआ था। रियो डी जेनरे क्या है, कहाँ है? ब्राज़ील का एक शहर है जिसमें 178 प्रतिनिधि देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 178 प्रतिनिधि देशों ने भाग लिया था। ठीक है भाई। आगे देखते हैं, इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 से मतलब एजेंडा 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता हुआ था। इस पर क्या क्या हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग पर, वन संरक्षण पर, जैव विविधता पर, एजेंडा 21 और रियो घोषणा पत्र पर समझौता हुआ था। किसके अंतर्गत? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंतर्गत। कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21 के तहत विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना कब हुई? किसके तहत हुई? एजेंडा 21 के तहत हुई। एजेंडा 21 क्या था भाई? एजेंडा 21 से तात्पर्य था कि प्रत्येक राष्ट्र अपने अपने क्षेत्र से एजेंडा 21 का निर्माण करेगा या अपने यहाँ से 21
योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य करेगा कि उसे किन किन योजनाओं पर कार्य करना है, क्या क्या वहाँ से ऐसे पहलू हैं जिन पर उसे विशेष रूप से बल देना है। आगे देखते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 में हुआ। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने हेतु जापान के क्योटो शहर में आयोजन हुआ था। इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। इसमें 159 देशों ने भाग लिया था। इसमें 6 गैस, कितनी गैस हैं? 6 गैस हैं, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये मीचेन लिखा हुआ है भाई, एक बार देख लेंगे इसे। ये क्या लिखा हुआ है? मीचेन लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ये है मीथेन, ठीक है ना, ये है मीथेन है ये, इसे एक बार करेक्ट कर लेंगे आप। मीथेन, N2O, HFC, क्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया था। कितनी गैसों को जिम्मेदार माना गया था? 6 गैसों को। इन 6 गैसों में कौन कौन सी हैं? CO2, मीथेन, N2O, HFC, कार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया। वहीं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती के लिए, किसके उत्सर्जन की कटौती के लिए? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती के लिए यहाँ पर एक पहल की गई कि इनके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती करनी है। इसमें यूरोपीय संघ ने 8%, USA ने 7%, जापान ने 8% पर अपनी सहमति जताई कि हम इतने प्रतिशत अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे। वहीं पर आते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1987 के मॉन्ट्रियल समझौता का विस्तार माना जाता है, ठीक है ना। इसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। ये 1987 में हुआ था। आगे देखते हैं, देखिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। इसका आयोजन 10 वर्ष बाद हुआ। कब हुआ? 10 वर्ष बाद, 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002। पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति बनाए जाने के लिए 200 देशों ने भाग लिया, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला और यह असफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की वकालत सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी तथा 1974 में सुमशेर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कई बार आ जाता है, किसकी पुस्तक है? और सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण की वकालत किसने की? 1967 में क्लब ऑफ रोम ने की। सुमशेर सिंह ने 1974 में अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इसकी पुनरावृत्ति की, दोबारा से इसको रिपीट किया। 1982 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट कब आई थी? 1982 में। मूलाधार योगदान दिया किसने? 1982 की ब्रेटलैंड रिपोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मूलाधार योगदान दिया। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, कौन सी रिपोर्ट? ये ब्रेटलैंड रिपोर्ट किसके नाम से जानी गई? हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक में प्रकाशित हुई। आगे देखते हैं। ये यहाँ तक हो गया, इतना ही दे रखा था इस 9th क्लास में NCERT और SCERT में, बिहार की SCERT प्लस NCERT। भारत का 43% भूभाग कैसा है? मैदानी है, ठीक है ना। जो हमारा भारत है, जो संपूर्ण क्षेत्रफल उसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से 43% कैसा है? मैदानी भाग है, जिस पर हम खेती भी करते हैं और अन्य क्रियाकलाप भी करते हैं। आगे 30% ये पार्वती लिखा हुआ भाई, इसे एक बार देख लेना। ये क्या है? पार्वती ना होकर ये है हमारा पर्वतीय, ठीक है ना भाई। ये क्या है हमारा? ये पार्वती लिखा हुआ है, पर्वतीय है ये हमारा पर्वतीय, ठीक है ना। 27% पठारी क्षेत्र है। कुल मिलाकर भारत का मैदानी क्षेत्र पूछ लिया था, कितना प्रतिशत पर मैदान है? 43% पर। कितने प्रतिशत पर पर्वत हैं?
30% पर, पठार कितने पर हैं 27% पर। आगे देखते हैं प्रतिभूमि किसे कहते हैं। प्रतिभूमि से आस है। वर्तमान प्रतिभूमि को कई भागों में विभक्त किया गया है। यहाँ देखते हैं हम वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं। जहाँ 1 वर्ष से या उससे कम समय से कृषि न की गई हो, ऐसी भूमि, जिसे हम ऊसर भी कहते हैं, कि जहाँ पर 1 वर्ष से कम वर्ष, 1 कृषि वर्ष या उससे कम समय में कृषि न की गई हो, उसे वर्तमान प्रति कहते हैं। वहीं पर अन्य प्रतिभूमि, जहाँ पर 1 से 5 कृषि वर्ष से कृषि न की गई हो। पहली है वर्तमान प्रतिभूमि, जहाँ पर 1 कृषि वर्ष या उससे कम समय में कृषि न की गई हो। दूसरी है अन्य प्रतिभूमि, ये पर ही लिख रखी है, ये भी कर लेना, प्रति है ये, ठीक है ना। 1 से 5 कृषि वर्ष से कृषि न की गई हो। दूसरा है सकल या निवल बोया क्षेत्र, ये क्या है, जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं। ये बोई है, ठीक है, फसलें बोई व काटी जाती हैं, ठीक है। अगला है हमारा सकल कृषि क्षेत्र, एक बार देख लेना, ये हमारा सकल कृषि क्षेत्र। सकल कृषि क्षेत्र कैसे कहते हैं, 1 कृषि वर्ष में 1 से अधिक बार बोई गई कृषि क्षेत्र को निवल क्षेत्र में जोड़कर प्राप्त क्षेत्र सकल कृषि क्षेत्र कहलाया जाता है। कहने का मतलब है 1 कृषि वर्ष में 1 से अधिक बार बोई गई कृषि क्षेत्र, जिस कृषि क्षेत्र पर 1 से अधिक बार हम फसलें बो रहे हैं, उसको निवल क्षेत्र में, निवल क्षेत्र कौन सा था आपका, जो जिस पर फसलें काटी और बोई जा रही हैं, निवल क्षेत्र में जोड़ने पर जो कृषि क्षेत्र प्राप्त होता है उसी को हम सकल कृषि क्षेत्र कहते हैं। आगे देखिए राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण कब हुआ था, हमारे देश में कब आई। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। इसके तहत कुल भू क्षेत्र का 33% वन क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाने की बात कही गई। कितने की कही गई, कि कम से कम कुल भू क्षेत्र के 33% पर वन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कम, 21% के समथिंग हमारे यहाँ पर वन क्षेत्र विस्तारित है। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। पूछ लिया जाता है भारत में कितनी भूमि निम्नीकृत है, 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें 28% वनों के अंतर्गत निम्नीकृत है और 56% जल द्वारा अपर्दित है। इस क्लास में इतना ही दे रखा था। ये हमारी कंप्लीट होती है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर संसाधन, जो NCERT और SCERT दोनों से लिया गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास फिर लेकर आएंगे। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।